अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आपकी बात जानते हैं कि हम इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमारी जो केमिस्ट्री थी वो कुछ फीकी फीकी सी थी। इससे मुराद ये हम ले सकते हैं कि कुछ शायद मेरे पेपर्स थे, उस वजह से मेरे में कुछ एनर्जी नहीं थी, वो एनर्जी का एलिमेंट आप नहीं देख सके थे। लेकिन अब से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि मैं फुल जो है एनर्जेटिक वे के अंदर आपको समझाऊंगा, एनर्जेटिक वे में आपको पढ़ाऊंगा और सब तमाम चीज़ें डिलीवर करूंगा, आपको एनर्जी वाइज डिलीवर करूंगा। कुछ आप लोगों से जो है मुझे कुछ वेल विशेस भी चाहिए आप लोगों की। क्यों? इसलिए कि कल जो है मेरी प्रेजेंटेशन है, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है मुझे वेल विश मतलब आपकी वेल विशेस मुझे चाहिए, आपकी विशेस मुझे जो है वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कल मेरी एक प्रेजेंटेशन है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर जो है कुछ इस तरह का एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो ज़रूर आप लोगों ने जो है मुझे कुछ बेस्ट ऑफ लक भी कहना है और मेरे लिए दुआ भी करनी है कि वो बेस्ट हो जाए। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, देखो हम जो है बेसिकली तौर पे चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और गैसेस का ये चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर के आने से पहले और मतलब कि थोड़ा सा जो है अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर हम जो है आज के इस वीक की जो एक्टिविटी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैंने कल भी पोस्ट की थी और कल मतलब मैंने आपको बताया था कि इस जो है हफ्ते को यानी सैटरडे को आप लोगों का जो ग्रेडेड टेस्ट आपका जो होगा, जिसको ग्रैंड टेस्ट कहते हैं, ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 है। ये फिजिक्स जो है बुक से रिलेटेड होगा। बुक आपको बता दिया सर ने, सिलेबस बता दिया चैप्टर नंबर 2 एंड 3 आई थिंक मेरे ख्याल से ये सिलेबस है। तो आप लोगों ने जो है अच्छे से उसको जो है प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करते हुए आपने जो है वो टेस्ट देना है। जो स्टूडेंट्स जो है लास्ट टाइम थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्करेज हुए थे कि भाई हमने मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट उस तरीके का नहीं आ सका, तो उनके लिए एक वाइटल चांस है कि वो अपने आप को प्रूव करें। ठीक है, देखें जितनी आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको समय मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको जो है वो फल मिलेगा। तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट को जो है क्रिटिकली तौर पे पढ़ना है, हर एक पॉइंट को क्रिटिकली तौर पे पढ़ने के बाद उसको जहन नशीन करना है, उसको मेमोराइज करना है। कोई भी आप फार्मूला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में मोस्टली तौर पे जो एमसीक्यूज बनते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी उसके अंदर होती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपने हर एक चीज़ को जो है बड़े कीनली तौर पे ऑब्जर्व करना है और उसको मेमोराइज करना है, ताकि कल जो है आप सब के सभी विनर्स हों, कोई भी लूजर ना हो। लूजर से बात ये नहीं होता कि जी जिसके जो है जो बिल्कुल लॉस कर गया। स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम जब मेरा टेस्ट था तो उसमें भी अच्छे मार्क्स लिए थे, मतलब 17 सबसे हाईएस्ट थे, 7, 8, 9, 10 वाले भी स्टूडेंट्स थे। तो मैं इनको ये नहीं कहूँगा ये लूजर्स हैं, ये कह सकते हैं कि ये भी हाई अचीवर्स में से ही आते हैं, क्योंकि आपने मार्क्स लिए और अपनी मेहनत के बलबूते पर लिए। तो जितने ही मार्क्स आए मार्क्स होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो जो बैग है ना, वो बैग आप में मतलब आप में से 10-12 लोग भी अगर ले जाएं तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है और पढ़कर जो है आपने देने हैं, उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, तुक्के नहीं मारने, अच्छा आपने जो है वो उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो जैसे आप ये बात जानते हैं कि हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बात पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम ये बात कह रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने कल आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन की थी कि बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस एंड बाय डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाउ बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीजेस। मैंने कल आप लोगों को ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की थी। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूं। हो सकता है मेरे पास कुछ एक नए स्टूडेंट्स हमारे पास आए हों, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, वो फिर कंफ्यूज होंगे कि सर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन यहां मेंशन किया हुआ आपने उसके मुताबिक किस तरीके से जो है वो मेमोराइज कर सकूंगा। तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूंगा। मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ी थी उसमें हमें बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास गैस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, मोशन को शो करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं और आपस में भी कोलिजन करते हैं और दीवारों के साथ भी कोलिजन करते हैं। और आप ये बात उन जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़कर आ चुके हो कि जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैस एक्सपेंड होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन क्या है, मैंने कल भी एक डायग्राम बनाई थी और मैं आज फिर ये डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि इस चीज को एक्सप्लेन करता हुए आगे चलूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिलेंडर है, उसमें मेरे पास गैस है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इस गैस को टेम्परेचर देता हूं। अब देखिए मैं यहां पर बर्नर बना रहा हूं जिसका ये फ्लेम है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। आप ये बात देख रहे होंगे कि जो है मुझे थोड़ा बहुत फ्लू वापस हो चुका है और तबीयत जो है वो भी थोड़ी बहुत नासाज सी है, लेकिन फिर भी जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो आप लोगों को लेक्चर डिलीवरिंग प्रोसेस है उसमें कोई जो है वो रुकावट ना आए और आप लोगों को पूरी बात कन्वे हो सके। तो
तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की बात करते हैं, हमने बात की कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें कि मेरे पास एक गैस है। अब हम क्या करेंगे, इस गैस के ये हमारे पास गैस सिलेंडर के अंदर मौजूद है, अगर हम इसका टेम्परेचर रेज करेंगे तो इसके टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि इनसाइड द सिलेंडर जो मौजूद पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इन पार्टिकल्स की एनर्जी में इजाफा होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर देने से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो इस टेम्परेचर को एज अ एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी को रेज कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि बाय द इन गिविंग टेम्परेचर दीज मॉलिक्यूल्स विल रेज देयर एनर्जी एंड बाय इंक्रीजिंग देयर एनर्जी द मूवमेंट बिकम्स फास्ट, और जब मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फास्ट होती है तो वो आपस में भी स्ट्राइक करते हैं और इन दीवारों के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जब कोई एक पार्टिकल दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द गैस सिलेंडर नंबर ऑफ कोलिजन्स के बढ़ जाने की वजह से हम कहते हैं कि फिर इनसाइड द सिलेंडर गैस का इंटरनल प्रेशर इतना इंक्रीज हो चुका होता है कि फिर ये पिस्टन जो है वो अवे यानी अपवर्ड की तरफ को मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल गैस का वॉल्यूम रेस कर जाता है, ओवरऑल गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट विल happen to the volume of the gas। अगर हम बात करते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर लें, अगर हम डिक्रीज इन टेम्परेचर को जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो बाय द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम, ठीक है। इसकी हम अगर अब डिस्कशन कर लेते हैं तो ये हमें क्या आइडिया कन्वे करेगा। अगर हम बात करते हैं इस बात को लेकर चलते हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम किसी एक गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं किसी एक गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, देखिए हम ये बात जानते हैं कि किसी एक गैस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। यानी इस गैस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप ये करते हो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फिर ये जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैस है इनकी एनर्जी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब इनकी एनर्जी कम होगी तो हम कहेंगे कि फिर इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये बात जो हमने कही है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये बात बिल्कुल ठीक साबित होगी। तो यहां तक हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज करता है और बाय द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की डिस्कशन करेंगे और ये भी बिल्कुल सिंपल सी है। और जैसे कि आपने जो है वो बॉयल्स लॉ की जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर देखा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाला जो टॉपिक होता है वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। चार्ल्स लॉ एज सच अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के बार से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो ना सिर्फ इसमें से ना कोई एमसीक्यू बन सकता है, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन चूंकि टॉपिक है तो टॉपिक को एक्सप्लेन करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली तौर पे ये चीज वेरीफाई करते हैं कि जो चार्ल्स लॉ है वो बिल्कुल ठीक है और चार्ल्स लॉ जो है उसके मुतालिक हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। आमिर कह रहे हैं मुझे कि हम एकेडमी में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं अभी सर जी, उस क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है जनाब आमिर, कोई बात नहीं। आप अगर आप लोग वहां एकेडमी के अंदर आप जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ें। आप जब वहां से फ्री हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हमारी साइट के ऊपर, आप वो वापस आकर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि हमने लेट जो है अपना सेशन स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है हम फिर थोड़ा पीछे होंगे। अकेडमीज के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो जून जुलाई से स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, हम जो है डायग्राम बनाएंगे और ये हमारे पास एक पहली डायग्राम है और इसके मुतालिक मैं अब आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से जो है हम इससे मुतालिक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक सिलेंडर है, इसमें मेरे पास ये थी गैस और मैं ये बात कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इनिशियल तौर पे इसका जो वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है, वो क्या है हमारे पास
V1 है, ठीक है। और मैं ये बात कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये 4dm क्यूब है, ये क्या है हमारे पास 4dm क्यूब है, और 4dm क्यूब वॉल्यूम है, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर अप्लाई कर रहा हूँ। और बल्कि आप सिंपल कर लो कि टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, इसका जो टेम्परेचर इटसेल्फ इसका जो T1 टेम्परेचर है, ठीक है, वो मैं लेट सपोज कह देता हूँ कि ये मेरे पास है 2, ठीक है। मैं इसका यूनिट मेंशन नहीं करूंगा, इसकी रीजन आपको बताऊंगा जब मैंने टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है उसका जो डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारे पास यूनिट है उसके थ्रू जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, हमने कल बात पढ़ी थी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये जो इक्वेशन हमारे पास चार्ल्स लॉ के थ्रू आती है, इस इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर हम ले तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती। हम ये बात देखते हैं कि टेम्परेचर के यूनिट्स को हमेशा हम डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन में लेते हैं ताकि ये जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है ये होल्ड कर सके। तो इसलिए मैं यहां पर अभी इस वक्त टेम्परेचर के यूनिट को मेंशन नहीं करूंगा, हम वैसे केल्विन में ही लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास है V1 और ये हमारे पास है T1। अब इसकी रेशियो क्या होगी, हम ये बात जानते हैं V1/T1 होता है, तो V1 हमारे पास है 4 और T1 हमारे पास है 2, तो ये हमें दे रहा है 2, यानी कि हमने लिखा V1/T1, ये हमें 2 की वैल्यू यानी 2 वैल्यू को हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं इसी गैस का टेम्परेचर फ्रॉम 2 ऑनवर्ड इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 से इसको 4 में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हमने भी ये बात डिस्कस की कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम विल एक्सपेंड, द वॉल्यूम विल इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमने ये करना है कि जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ द गैस के अंदर इंक्रीजमेंट आएगी। वॉल्यूम ऑफ द गैस में इंक्रीजमेंट आने का मतलब है कि गैस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो जब हम T2 पे लेके जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाएगा। अब देखिए, मैं अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूंगा उसमें स्पेसेस ज़्यादा क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमने जब वॉल्यूम एक्सपेंड किया है तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर अगर हम कैलेंडर को फुल स्केप करके टेम्परेचर दें तो ये बात सकता है कि नहीं। अच्छा, सिलेंडर की बात करें, नॉट कैलेंडर, मैंने कैलेंडर यहाँ पे पढ़ा क्योंकि कैलेंडर ही मेंशन किया हुआ था। सिलेंडर को अगर हम क्या कह रहे हैं वो कि जी हम फुल स्केप कर दें और करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो फट सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल से मुझे सदाम अभी तक के लिए जो आपकी जो क्वेश्चन है उसमें मुझे समझ आई जो चीज़ वो ये थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सिलेंडर को फुल जो है बंद कर दें, उसको टाइटली जो है वो टाइट कर दें, उसका जो ओपनिंग है उसको टाइट कर दें और फिर उसको टेम्परेचर दें तो क्या वो फटेगा यानी वो ब्लास्ट होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा, और ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस जो कि उसकी लिमिट थी उससे क्रॉस कर जाती है तो फिर भी एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर आपने उसको फुली बंद किया हुआ है और अगर आप उसको हॉट कंडीशंस में रखते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर सूरज की शुआएं डायरेक्टली तौर पे आती हैं, तो वो सूरज की शुआएं भी जो है उसके अंदर एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि सूरज की शुआएं जो है वो क्या करेंगी, एनर्जी ट्रांसफर करेंगी उस सिलेंडर को, और सिलेंडर का टेम्परेचर रेज होगा तो अल्टीमेटली गैस एक्सपेंड करना चाहेगी, लेकिन उसको वॉल्यूम नहीं मौजूद, उसके पास वॉल्यूम नहीं है, तो वो उस सिलेंडर को क्या कर देगी, एक्सप्लोर कर देगी, उसे फाड़ देगी, ठीक हो गया। तो ऐसा मुमकिन है, ठीक है। सर चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग आता है या नहीं, अली कह रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से एक लॉन्ग है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 एमसीक्यू इसमें से बनते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लॉन्ग 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। ये मेरी सेकंड डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल मैं इसका टेम्परेचर देखो ना, हमने पहले टेम्परेचर T1 रखा हुआ था जो कि 2 था। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ये टेम्परेचर T1 से T2 में चला जाता है, ठीक है। सर आज आप वीआईपी पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच गालिब, थैंक यू। असल में पिछले दिनों कुछ जाहिर सी बात है, आप जब पेपर दे रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके माइंड पे प्रेशर होता है कि भी पेपर भी देना है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, फिर आप लोगों से भी आके इंटरेक्ट करना है, तो फिर वो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत ना मेंटल कह सकते हैं स्ट्रेस होता है, उस वजह से नहीं हम इतना परफॉर्म अच्छा कर पा रहे होते। अब चूंकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो कंप्लीटली तौर पे वैनिश हो चुके हैं, तो कोशिश मेरी पूरी है कि आप लोगों को सेटिस्फाई रखूं। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को रेज करूंगा, तो टेम्परेचर T1 से मैं अब T2 पे चला जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल ये T2 टेम्परेचर जो है वो 4 है, ठीक है। अब T2 टेम्परेचर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब ये मेरे पास V2 वॉल्यूम आ गया और V2 वॉल्यूम मेरे पास फॉर एग्जांपल अब 8 dm³ बन चुका है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजमेंट,
ठीक है। जब आप टेम्परेचर को रेस करते हो तो इनसाइड द गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज अ एनर्जी के तौर पे उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और जब उनकी एनर्जी में इंक्रीजमेंट आती है तो उनकी मोशन में स्पीड आता है, ठीक है, स्पीड हो जाती है उनकी मोशन, और जब मोशन की यानी मूवमेंट की स्पीड होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स विद देमसेल्व्स और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर इंक्रीज करता है और गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर हम लेंगे अगर V2/T2 लेंगे तो वो कितना आएगा 8/4 इक्वल्स टू 2, फिर से 2 आ गया भाई, ठीक है, फिर से 2 आ चुका है। तो आप ये बात देख सकते हैं, हमने ये बात डिस्कस भी की थी, हमने जब चार्ल्स लॉ को डिफाइन किया था हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के, और अगर हम इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू KT, और इससे हम लेते हैं V/T इज इक्वल टू K, ठीक है। हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी और इसके थ्रू हमने ये बात कही थी कि जब भी हम टेंपरेचर ऑफ द गैस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इस तरीके से एडजस्ट होगा कि वॉल्यूम और टेंपरेचर की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि T1 और V1 की जो रेशो थी वो भी 2 वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, और हमने जब टेंपरेचर को रेस किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, तो उसकी रेशो यानी V2/T2 भी वही वैल्यू हमें वही जो है हमें क्या कहते हैं रेशो की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमने पहले निकाली थी V1/T1 के जरिए से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली तौर पे ये चीज वेरीफाइड है कि जो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 यानी चार्ल्स लॉ है ये होल्ड करता है, और इसकी जो है इक्वेशन है, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल अच्छा ये जरा स्लाइड कर दें कि कमेंट्स थोड़े से, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर एक आ रहा है। अली पूछ रहे हैं आई थिंक मेरे ख्याल से, और आमिर पूछ रहे हैं, अली पूछ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो देखो ये लास्ट जो भी पेपर हुए थे, रिसेंटली पेपर हुए थे, तो न्यूमेरिकल आया था, और आमिर पूछ रहे हैं कि सर आगे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको क्या करूंगा, आपकी प्रोफाइल में पूछ लूंगा। एग्जैक्टली तौर पर आमिर आप मेरे मुझसे जो है किसी भी वक्त आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन का जरूर जो है आपको आंसर करूंगा। और इसके बाद सैयद पूछ रहे हैं चैप्टर का नेम क्या है, गैसेज हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, और गालिब कह रहे हैं सर हाइब्रिडाइजेशन आज बताएं प्लीज। अच्छा थोड़ा बहुत मैं आपको लास्ट में जो है गालिब बता दूंगा, आपने जो है थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अच्छा कल आपने क्या किया था, कल मैंने पोस्ट किया था। अच्छा गालिब आपने कल पोस्ट की थी तो मैं जरूर उसको ढूंढूंगा और आपकी पोस्ट पे जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि लास्ट के अंदर जब हम थोड़ा सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो उससे थोड़ा पहले और उस वक्त जो है मैं आपका जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत आपको जो है रिकॉल करवा दूंगा, थोड़ा बहुत समझा दूंगा। और क्योंकि देखो अभी हम चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी स्टूडेंट सारे के सारे चैप्टर नंबर 3 हमसे पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो अगर हम एकदम से चैप्टर नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो कहेंगे कि कभी चैप्टर 3 पढ़ाते हैं, कभी चैप्टर 6 पढ़ाते हैं, सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए सीक्वेंस को लेकर चलना पड़ेगा। गालिबा का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे वहां पर मेरी पोस्ट पे मेरे प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगा, और यहां भी मैं कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं फिर उसके बाद आगे लेके चलूंगा इस चीज को। सैयद बोल रही हैं कि 1M फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम नॉट 1, आई एम फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच सैयद। सदाम पूछ रहे हैं कि सर आप MD कैट की प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा देखो सद्दाम, मेरी ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, आप लोग उसको ले सकते हैं और आप लोग जो है ना उसको सुन सकते हैं, आप लोग उससे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको स्लाइड करें, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, एक क्वेश्चन अगर आया है वो स्किप हो चुका है, वो अगर हम ले लें। सर प्लीज क्वेश्चन के आंसर लास्ट 5 मिनट्स में दें, बीच दे रहे हैं तो डिस्ट्रैक्टेड हो रही हैं। ठीक है, ये कौन है नाम पढ़ने दिन का, मेहताब अली। ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसे ये बेस्ट इनकी बात है, क्योंकि हम जब एकदम से क्वेश्चन जब मूव करते हैं ना तो स्टूडेंट्स जो कि टोटली फोकस्ड होते हैं उस पॉइंट के ऊपर वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे वैसे ये करना चाहिए कि मैं जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं जो है कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर दूं। ठीक है, तो यहां तक हमने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है। अब हम इससे ऑनवर्ड आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द जो टॉपिक हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली तौर पे हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों ने वो समझनी भी है। मैं इसको रेस करता हूं और नेक्स्ट जो है सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा आप सबके सामने। चार्ल्स लॉ को अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उसमें हमने ये बात देखी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो हम रिलेशन देख रहे हैं वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और अभी तक हमने सिर्फ ये देखा
कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इस इक्वेशन ने हमें सिर्फ ये आइडिया प्रोवाइड किया है कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंक्रीज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन देखिए ना, इस इक्वेशन के थ्रू हम ये बात आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अगर हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उससे कितने वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, यानी कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्वांटिटेटिवली तौर पे हम जो ये इक्वेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इस इक्वेशन के थ्रू और इस डेफिनेशन के थ्रू हम क्वांटिटेटिवली तौर पे ये बता नहीं सकते कि बाय द इंक्रीज ऑफ हाउ मच टेम्परेचर हाउ मच वॉल्यूम विल इंक्रीजेस, और टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, लेकिन जो मैं इस वक्त सेकंड डेफिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को चार्ल्स लॉ की, इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। सेकंड जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त, जो कि हम डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्टार्ट में ही पढ़ेंगे, जो सेकंड डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली तौर पे क्या है, वो आप कह लें कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझनी है। और मुझसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो जरूर भी करेंगे, और वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपसे जो है वो उसके आंसर आप लोगों को मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इस वक्त मैं आपको जो चीज डिस्क्राइब कर रहा हूं वो है सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। मैंने सिर्फ क्वांटिटेटिव लिख दिया है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी इसको कहते हैं हम, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन वी इंक्रीज the temperature of gas, increase or decrease, increase or decrease the temperature of gas by 1 degree Celsius, then gas volume will increase or decrease 1/273 times। इसे हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं, या ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहलाती है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो पहली डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस डेफिनेशन और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम ये बात देखते हैं कि हमें ये एक्सपेरिमेंट जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डेफिनेशन है, ये हमें क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजमेंट, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजमेंट का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में इजाफा होगा, उससे मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। एक जनरल सी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन फिर हम ये बात कहते हैं कि फिर हमने एक और सेकंड डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की जो है वो डिस्क्राइब की, और उसमें हमने ये बात डिस्कस की कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं, या किसी एक स्पेसिफिक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम जो है उसमें इजाफा होता है, कितने वॉल्यूम के अंदर इंक्रीजमेंट आती है, या अगर आप टेम्परेचर डिक्रीजमेंट करते हो तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, कितना वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट होगा, ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। Vt is equal to V naught into
हमारे पास है 1 प्लस टी ओवर 273, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज का है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिकली तौर पे सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ का है और इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वीटी किसको शो करता है? ये शो करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर टी। V नॉट शो करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। और T हमारे पास वो टेम्परेचर होगा जो हम रेस करेंगे, जो हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि इनिशियली तौर पे जो इनिशियल टेम्परेचर पे जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको V नॉट से शो करते हैं। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास होता है एट T2 टेम्परेचर, उसको हम VT से शो करते हैं। और जितना हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं उसको हम यहां मेंशन करते हैं, उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तौर पे वो इक्वेशन है, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जो आपको क्वांटिटेटिवली तौर पे बताएगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस के ऊपर कितना होता है, कितनी इंक्रीजमेंट आती है, कितनी डिक्रीजमेंट आती है, ठीक है। तो यहां तक हमने सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी जिसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं, ये हमने डिस्क्राइब की है। मैंने इसकी डेफिनेशन भी राइट कर दी है आपके सामने और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी राइट कर दिया है। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कुछ एग्जांपल देके इसको प्रूव करूंगा, लेकिन वो अभी नहीं। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं और आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं अब तक की प्रोग्रेस के हवाले से। और फिर हमने आज टेस्ट भी करना, आपको पता है टेस्ट आज का भी होगा। मुझे इनकी स्ट्रेंथ बता दें। आज मैं इनकी अटेंडेंस नहीं ले सका, इनकी अटेंडेंस मैं ले लूं। कितनी मेरी इनकी स्ट्रेंथ है? 22 प्लस 25 स्ट्रेंथ वैसे कम हो रही है आप लोगों की, पता नहीं क्या आप लोग जो है वो करने लगे हो। आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है बेसिकली तौर पे कम हो रही है। जब हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 28 के अराउंड थी ना, जब हमने स्टार्ट की थी क्लास को, और मैं यहाँ से मिड ऑफ क्लास तक भी ये 28 तक गई और फिर एकदम से डिक्रीजमेंट हो गई है। तो बच्चे जो हैं वो पता नहीं शफल कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कंटिन्यूसली तौर पे बैठना है और समझना चीज़ों को। देखें, अगर आप लोग कंटिन्यूसली तौर पे जो है इन चीज़ों को बैठकर समझेंगे नहीं तो आप लोग जो है ना आप लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक है वर्ड समझ लिया, दूसरा वर्ड नहीं समझा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फिर जो है डिफिकल्टी होगी आपके लिए कि आप लोग उस चीज़ को जो है पढ़ सको, समझ सको, और फिर जो है क्लियर आइडिया जो है वो नहीं डेवलप होगा जहन के अंदर किसी टॉपिक के हवाले से, और आप लोग मिस्टेक करना शुरू कर दोगे और टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है। अगर आपके एक दो क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो मैं उसका आंसर कर देता हूं और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द क्या कहते हैं टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। और टेस्ट की तरफ मूव करने के साथ साथ मैं गालिब की क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा साथ में। तो एक दो क्वेश्चंस मैं लूंगा अभी आप लोगों के फर्दर, और उसके बाद हम टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। इससे ऑनवर्ड इस डेफिनेशन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जो विद एग्जांपल वेरिफिकेशन है वो मैं कल आप लोगों को करवा दूंगा और कल ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन भी करूंगा। नहीं सर मैं फर्स्ट डे से ले रही हूँ। वेरी गुड मुकद्दस, ज़बरदस्त। आप जो है वो बड़ी रेगुलर जो है वो क्लास में मतलब मेरी स्टूडेंट है। मैं क्लास केमिस्ट्री की क्लास में न्यू हूँ आज। अच्छा, इनका नेम बता देंगे मुझे कौन ये कह रहे हैं? थोड़ा सा स्लाइड अप करके मुझे इनका नेम बता दें ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। यासीन, वेलकम यासीन। हमारी क्लास के अंदर केमिस्ट्री क्लास में जो है आपको हम वेलकम करते हैं। और आई थिंक अब आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आयशा और सज्जाद भी कह रहे हैं कि नमाज का टाइम होने वाला है, तो हमको थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे नमाज के लिए। तो फौरन से जो है इनका टेस्ट जो है वो रेडी कर दिया जाए। अच्छा, अब मैं गालिब की बात करूंगा और गालिब की क्वेश्चन की बात करूंगा। टेस्ट आप लोग करेंगे क्योंकि हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे रेलेवेंट ही आपका टेस्ट होता है, तो आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म करना है। और गालिब मुझे सुनेंगे क्योंकि गालिब के मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। सर मैं भी फर्स्ट डे से हूँ। वेरी नाइस गालिब, आप भी बहुत ही कंसिस्टेंट मेरे स्टूडेंट हैं। और आप लोग जो है मतलब आयशा होगी, आप होंगे, गालिब हो गया, और इस तरीके से गजाला हैं, और इस तरीके से और ये मुकद्दस हैं, और इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूसली तौर पे हमारे साथ आ रहे हैं। सर आपको पता भी होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे पता है और सिंध वाला हूँ। बिल्कुल सही है जनाब। अली मेरा थर्ड क्लास है मतलब लेक्चर है। और अनम कह रही है न्यू है। अच्छा जी अनम, आपको भी वेलकम करते हैं। आपके टेस्ट आ चुके हैं, टेस्ट परफॉर्म करें। गालिब हम आपके लिए जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिक तौर पर है क्या? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक कह लें कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं हम इनको? कि हम जानते हैं एसपीडीएफ की हम बात कर रहे होते हैं। एसपीडीएफ जो है डिफरेंट एनर्जीज भी बिल्कुल कैरी करते हैं और साथ साथ में इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। तो चूंकि इनकी एनर्जी और इनके शेप्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में मिक्सअप होते हैं, और इनके मिक्सअप होने से जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले थे उनके इक्विवेलेंट बिल्कुल जो है सेम एनर्जी
एनर्जी और सेम शेप के हामिल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की डेवलपमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स, ठीक है, विद हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना है बेसिक के तौर पे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डिफरेंट तरह का हो सकता है। आपकी बुक में 3 मेंशन किए हुए हैं, sp3 है, sp2 है और sp है। sp3, sp2 और sp की अगर हम बात करते हैं तो sp3 हमारे पास वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें कि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हुए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। sp2 की अगर हम बात करते हैं तो एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp की अगर हम बात करते हैं तो एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होने के बाद 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल शेप्स की बात कर लें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में मीथेन मेंशन की होगी आपकी बुक में। इसके अलावा क्या कहते हैं, अमोनिया मेंशन किया होगा NH3, ठीक है, और इसके अलावा वाटर की एग्जांपल मेंशन की होगी sp3 के अंदर। और इन तमाम की जो शेप है ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। और वैसे तो जो आपका कहते हैं वाटर की शेप होती है वो वी शेप होती है। ठीक है, वी शेप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन की वजह से इसमें वी शेप आ जाती है, तो टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके अंदर जो एंगल होता है वो 109.5 होता है। मीथेन में प्योरली 109.5 होता है, अमोनिया के अंदर 107.5 हो जाता है क्योंकि वहां पर एक लोन पेयर होता है जो कि रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करता है तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल बाकी बॉन्ड पेयर्स के ऊपर। और जबकि वाटर जो है उसमें और छोटा होते हुए 104.5 जो है वो बॉन्ड एंगल बन जाता है क्योंकि वहां 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, यहां पर जो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल है और जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109.5 है और तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेंगे sp3 में। sp2 की अगर हम बात करते हैं तो sp2 में क्या होता है कि sp2 की एग्जांपल मेंशन की होगी, यहां पर अल्कीन की यानी ईथीन की एग्जांपल मेंशन की होगी। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इवन के ईथीन के अलावा यहां पर BF3 की एग्जांपल मेंशन की होगी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल मेंशन की होगी। शेप इनकी जो होती है वो जो है वो ट्राइगोनल शेप होती है और इसके अलावा जो है इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का होता है। ठीक है, 120 का इनका एंगल होता है, इनकी शेप ट्रायंगुलर शेप होती है। और इनमें यानी अगर हम अल्कीन की बात करेंगे तो ईथीन की बात करेंगे तो उसमें एक पाई बॉन्ड भी आ जाता है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ड्यू टू द पैरेलल ओवरलैपिंग जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से होता है। टेस्ट शो नहीं हो रहा, टेस्ट आई थिंक यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें कि रिजल्ट्स अगर हमें पता चल जाए और हो गया बिल्कुल भाई। अच्छा, इनके टेस्ट के रिजल्ट भी आ चुके हैं और सबसे हाईएस्ट जो आज थोड़ा सा यहाँ से टाइम का इशू रहा, जो हाईएस्ट मार्क्स इनके आए हैं उनमें 4 आउट ऑफ 5 सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, 4 आउट ऑफ 5। और ये किसके हैं? सदाम के हैं। और इसके बाद बाकी सारे के सारे 3 और 2 की रेंज में और कुछ एक ही रेंज में भी है। 3 वाले तो अच्छे खासे हैं, शिराज हैं, आयशा है, इसके अलावा फातिमा है और आई थिंक हसन है, इसके अलावा सालेहा हैं और इसके अलावा रिदा हैं जिनके 3 मार्क्स हैं, बाकी सब 2 अली हैं, निमरा हैं जिनके 2 मार्क्स हैं और गालिब के इटसेल्फ 2 मार्क्स हैं। इसके अलावा मुकद्दस हमीद के 2 मार्क्स हैं, मुकद्दस के 2 मार्क्स हैं। है मुझे तो बड़ा ही नजला हुआ है। और बाकी 1 नंबर वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि आई थिंक हैदर हैं और मतलूब अली हैं, सिदरा हैं और अब्दुल हैं। तो ये तमाम स्टूडेंट्स 1 मार्क्स कंटेनिंग है। आप सबको एफर्ट करना है। और देखें 4 मार्क्स सबसे हाईएस्ट होने का मतलब ये हुआ कि एक नंबर एक ऐसा है कि जिसमें आप लोग रह चुके हैं जिसको आपको जो है जिस FCU का आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं हो सका। तो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से जो है वो टॉपिक को समझना है। और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग जो है मुझसे किसी भी मेरी पोस्ट के ऊपर जो है कमेंट करते हुए पूछ सकते हैं या इवन खुद से पोस्ट जनरेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गालिब मैंने आपको sp3 sp2 बताया है। sp में क्या होता है कि sp के अंदर हमारे पास अल्काइन में इथाइन की एग्जांपल मेंशन की होगी जिसमें कि 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, इसमें जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। और जो पाई बॉन्ड होता है इट विल फॉर्म पैरेलल इन बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो हेड टू हेड ओवरलैप sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से मिलकर बनेगा। और अगर आपको कंफ्यूजन रह गई हो तो मुझसे आपने क्वेश्चन करना है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि ये सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक और कायम और दायम और बरकरार रहे और जो है ये बेहतर हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स इस तरीके से डिलीवर करता रहूं और जो है आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनमें डिस्टर्बेंस ना आए। तो नेक्स्ट कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।